इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से सुनते जाना बेटा। नीट, जेई और बोर्ड सबके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है, यानी कि अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता या फिर आप में से किसी ने सॉल्यूशन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक यूज नहीं होने वाला है जो इसके पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया हो, या फिर अगर आपको पहले वाला चैप्टर अच्छे से नहीं आता या आपने नहीं पढ़ा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर बेसिक्स है, शुरू से है सारी चीज़ें। इस चैप्टर को कराने से पहले मैं 11th का छोटा सा पोर्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, वो रिवाइज़ कराना चाहूँगा। एक बार वो रिवाइज़ हो जाएगा तो जाकर ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना है, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन से हम रेड लेते हैं और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, और बन जाता है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलके बना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन आखिर होता क्या है। रिडक्शन, एक तरफ रिडक्शन लिख रहा हूँ, एक तरफ ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ। तो रिडक्शन ज़रा मुझे कोई बताओ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखूँ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन ही ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो साथ ही साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करे तब भी ये काम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यहाँ पे क्या कर दूँ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एटम। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे उसका जस्ट लॉस होगा, या आप कह सकते हो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट एटम की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। या मैं लिख दूँ यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख सकता हूँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि ये जो जितनी भी पोर्शन मैंने अभी लिखवाए हैं चारों पॉइंट, इस चारों पॉइंट का हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्शन है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का। तो अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना या ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना हमेशा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना हमेशा रिडक्शन कहलाएगा। मेन आपको ये दो बातें ध्यान देनी है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो भी रिडक्शन हो रहा है। इधर देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो समझ लेना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ए लिखता हूँ, इसी तरीके से एक एलिमेंट बी है।
अगर ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफ़र किया तो ए का क्या हुआ बेटा, ए से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो ए का क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ए का हो गया ऑक्सीडेशन। चलो बी के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर किया है तो बी का क्या हुआ, रिडक्शन, वेरी गुड, बी का हो गया रिडक्शन। अब बताओ जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिंक जो कि सॉलिड है, प्लस CuSO4 एक सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्यूशन है। जिंक आता है, कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। अब आप देखेंगे और मुझे बताएंगे भाई जिंक यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। कॉपर यहाँ पे SO4 के साथ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। यहाँ पे जिंक SO4 के साथ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, और कॉपर यहाँ फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। अब आप मुझे बताइए जिंक 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। आपने कहा सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने मान लिया। इसी तरीके से कॉपर +2 से 0 जा रहा है, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, मैंने ये भी मान लिया कि इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख के दिखा दो तो आप क्या करोगे। उस केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपको लिखना है, उस केस में आप कहेंगे कि जिंक जो कि सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने कहा Zn+2, जब भी कभी कोई चीज़ +2 में कन्वर्ट होती है यानी कि आयन बन जाता है तो एक्वस लिख देते हैं। तो Zn सॉलिड 2 गिव्स Zn+2। अब बताओ अगर चार्ज +2 आया है तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आपने कहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेम इसी तरीके से मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखूँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बताओ रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए किसकी बात करें, Cu+2, Cu+2। बताओ +2 है तो क्या लिखूँ, एक्वस या सॉलिड, एक्वस। मैंने लिख दिया एक्वस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गया और बन गया Cu। अब सॉलिड लिख दिया मैंने, तो ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये रहा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये रहा। इस तरीके से हम लोगों ने अभी रेडॉक्स रिएक्शन समझने की कोशिश की है। रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, यानी कि जिंक ही ऑक्सीडाइज हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, या कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके लिए हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जिसे आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक बार अपनी कॉपी में से नोट करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अच्छा ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, बताओ कौन कौन सा। इलेक्ट्रो प्लस, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब हुआ केमिकल एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आती है तो सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट की जा सकती है, या कोई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। अब देखो पहले के टाइम में लोगों के पास पावर होता था, अब लोगों के पास मशीनें हैं, अंतर है दोनों में। पहले आपके पास दिमाग होता था, आप कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करते थे, अब आपके पास कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है। तो पहले लोग अपने ब्रेन और अपनी बॉडी के ताकत से सारा काम करते थे, आज हम मशीनों की ताकत से सारा काम करते हैं। और जब से मशीनें बनी है तब से हम अपने ब्रेन का यूज़ थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिए, ये सबको पता है। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या उसके लिए एक मशीन चाहिए होगी ना, एक डिवाइस चाहिए होगी, या किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना तो उसके लिए भी एक डिवाइस चाहिए होगी। तो अगर इस कन्वर्जन को करना चाह रहे हो आप सच में आजकल के ज़माने में, तो आपको डिवाइस ज़रूरी है।
तो कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सेल का नाम है, डिवाइस का नाम है गैल्वेनिक सेल। हमारे पास दो सेल, इन दोनों सेल को मिला दिया जाए तो एक नाम बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि अब हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, एक सेल है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा सेल है आपका गैल्वेनिक सेल। अच्छा, फिर से बताना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो तो जाने अनजाने में आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे अगर ये फ़ैन है, इस फ़ैन को चलाना है, बताओ मैं क्या करूँगा? स्विच ऑन करूँगा। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के थ्रू इस फ़ैन के अंदर, मोटर के अंदर गई और ये चलने लगा। तो क्या मैंने इसे एनर्जी दी है या अपने आप चल रहा है? एनर्जी दी है। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए अगर हम एनर्जी देते हैं तो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बताओ, अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इसको, उस एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा या केमिकल चेंजेस कराएगा। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करोगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहे प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। और इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस ये तभी होता है जब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होता है। लेकिन अगर मैं आपको गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हो रहे प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस केमिकल एनर्जी है ना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सारे रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उन सब के केस में इसका ई नॉट ऑफ द सेल जब भी कभी आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि हर बार प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ई नॉट ऑफ द सेल होता क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी पता चल जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल होता क्या। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। फिर से एक बार बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहे प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का के अंदर हो रहे प्रोसेस का नाम गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन स्पॉन्टेनियस के लिए है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। उसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट करें। फिर हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनाइजेशन। हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसी गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल के नाम से जाना जाता है। और अगर इसी वोल्टाइक सेल में हम एनोड पे जिंक और कैथोड पे कॉपर रख दें तो इसी सेल का नाम होता है डेनियल सेल। वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल तब बोलेंगे अगर मैंने एनोड पर जिंक और कैथोड पर कॉपर का यूज किया है। तो कोई भी ऐसा सेल, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसके एनोड पे जिंक और कैथोड पे कॉपर यूज किया जाए, उसे डेनियल सेल बोलेंगे। तो मैं जिस गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ या बनाने वाला हूँ उसका नाम है डेनियल सेल। आइए बनाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनते जाना बेटा। अगर ये टॉपिक आपने ध्यान से सुन लिया तो आगे आपके पूरे गैल्वेनिक सेल बड़े आराम से समझ में आएगा। मैंने इसके लिए 2 कंटेनर ले लिया, सिंपल। मैंने 2 कंटेनर ले लिया। पहले वाले कंटेनर में पानी भर दिया और दूसरे वाले कंटेनर में भी मैंने पानी भर दिया। चलो, 2 कंटेनर लिया और दोनों में पानी भर दिया। अब पहले वाले कंटेनर में
कॉपर की रॉड मैंने डाल दी, दूसरे वाले कंटेनर में मैंने पहले वाले को जिंक बना दिया और दूसरे वाले को मैंने कॉपर का रॉड, यहाँ पे मैंने कॉपर रॉड डाल दी। एक तरफ मैंने जिंक की रॉड डाली है, दूसरी तरफ मैंने कॉपर की रॉड डाली। इस जिंक की रॉड और कॉपर के रॉड को मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि बहुत ही आसान तरीका रहे। ये मैंने बल्ब बना दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इस कनेक्शन के दौरान मैंने एक स्विच लगाया ऐसे। ये सारा कनेक्शन आपको दिख रहा है पूरा। मैंने एक बल्ब बना दिया है, एक सर्किट पूरा तैयार कर दिया है। एक तरफ मैंने जिंक की रॉड रखी है, एक तरफ मैंने कॉपर की रॉड, दोनों को पानी में डाल दिया। अभी कुछ हो नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये पानी है। जैसे जिंक वाले रॉड को जिसके अंदर डाला गया है उसके अंदर मैंने एक सॉल्ट डाल दिया, वो सॉल्ट है आपका ZnSO4। अब ZnSO4 के अंदर दो आयन्स क्रिएट होंगे, बताओ कौन कौन से? Zn+2 और साथ ही साथ SO4-2 के आयन्स। सेम इसी तरीके से इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने कॉपर का सॉल्ट यानी कि CuSO4 डाल दिया। उस केस में यहाँ पे क्या होगा? Cu+2 और SO4-2 के आयन्स तैयार होंगे। बताओ इसके अंदर कौन सा आयन है बेटा? Zn+2 के आयन्स हैं। और इसके अंदर कौन सा आयन है? Cu+2 के आयन्स है। और SO4- हर जगह है। SO4- इसमें भी है, SO4-2 इसमें भी है। ये प्रोसेस एज इट इज़ मैंने इसको ऐसे रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। क्या मैंने अपनी तरफ से कोई एनर्जी दी है? अभी कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। मैंने दो डब्बा ले लिया, दोनों डब्बे में पानी डाल दिया और एक में जिंक का रॉड डाल दिया, एक में कॉपर की रॉड डाल दिया। एक वायर से, एक छोटे से बल्ब LED वाले बल्ब से इसको अटैच कर दिया। एक में जिंक सॉल्ट डाल दिया, एक में कॉपर सॉल्ट डाल दिया, बस। और कुछ नहीं किया। थोड़ी देर इंतज़ार किया और जैसे ये सॉल्ट इसके अंदर पूरा डिजॉल्व हो गए, मैंने ये स्विच ऑन किया। जैसे मैंने ये स्विच ऑन किया, मैंने अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं दिया, लेकिन जैसे स्विच ऑन किया बल्ब ग्लो करने लगा, मस्त जलने लगा। सोचो, क्या मैंने अपनी तरफ से कोई एनर्जी दी? फिर भी क्या उसको एनर्जी मिल रही है? अगर उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती तो बल्ब जलता क्यों? अभी बल्ब जल रहा है, मस्त एकदम रोशनी आ गई, आप सब खुश हो गए उसको देख के, क्योंकि बल्ब जल रहा है। लेकिन आपकी ये खुशी ज़्यादा देर तक आपके चेहरे पे रहेगी नहीं। थोड़ी देर के बाद वापस से बल्ब बुझ जाएगा। अब आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, लेकिन फील करो कि आप कर रहे हो। आपने जैसे स्विच ऑन किया, बल्ब जल रहा है, थोड़ी देर के बाद ये बल्ब बुझ गया। अब हमें पता करना है कि बल्ब बुझा क्यों, क्योंकि आप दुखी हो गए ना भाई, आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, आप दुखी हो गए, बल्ब बुझा क्यों? ये जानने से पहले कि बल्ब बुझा क्यों, हमें ये जानना पड़ेगा कि बल्ब जला ही क्यों था। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा बल्ब जला क्यों था, हम कैसे पता करेंगे ये बुझा क्यों? तो आइए उसका पता लगाते हैं। कोई भी बल्ब क्यों जलेगा? ये फ़ैन क्यों चल रहा है? ये जो CFL आपके जल रहे, लाइट जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि करंट पास हो रहा है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट पास होने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल रहा होगा और कहीं पर जा रहा होगा। कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से करंट पास होता है और उस करंट से एक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, जिससे ये बल्ब जल रहा होगा। अब हमें बस ये पता लगाना है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला और कहाँ पे गया। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, इस रॉड पे हर एक जगह जिंक के अपने मॉलिक्यूल्स होंगे और इस रॉड पे कॉपर के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया होगा, ये जिंक का जो सॉलिड वाला पोर्शन है, जिंक का जो सॉलिड वाला पोर्शन है, वो तुरंत अपने आप को Zn+2 में कन्वर्ट करके अपने आप को एक्वस में ट्रांसफ़र कर लिया होगा। यानी कि ये जो जिंक सॉलिड वाला पोर्शन है वो सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर गया होगा और अपने आप को किस में कन्वर्ट किया होगा? Zn+2 में। जब कोई जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तभी तो Zn+2 में कन्वर्ट होता है। यानी कि साथ ही साथ वो क्या कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा। क्लियर? वापस इधर आ जाते हैं। सेम वही काम यहाँ पे हो रहा होगा। कॉपर जो +2 है, ये देखो कॉपर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन दोनों निकला, वो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और इस तरीके से सर्किट से होते हुए यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ गया। ये कॉपर +2 इस इलेक्ट्रॉन को देखा और बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर जंप करके उस इलेक्ट्रॉन को खा करके डिपॉजिट हो गया यहाँ पे ऐसे।
तो कॉपर +2 जो कि एक्वस था बड़ी तेज़ी से रॉड के ऊपर गया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और अपने आप को Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया हो। अब आप मुझे बताइए ऊपर वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये है ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और रिडक्शन, 2 रिएक्शन हो रहे होंगे। अगर आपको याद हो 11th मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है किसी को? NOx लव रेड कैट, याद है? याद आया? एन का मतलब क्या हुआ? एनोड। एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। और बताओ कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। अब आप बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। तो ये कहाँ पे हो रहा होगा? एनोड पे। तो ये रिएक्शन एट एनोड हो रहा होगा। ये बताओ कौन सा रिएक्शन है? कहाँ हो रहा होगा? एट कैथोड। अब हमारे पास एनोड और कैथोड हमें पता चल गया। अब बताओ इनमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है? जिंक क्या हो गया? एनोड। और बताओ कॉपर क्या हो गया बेटा? कैथोड। अब आपको एनोड पता चल गया, कैथोड। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एनोड या कैथोड कभी साइन देख करके डिसाइड मत करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, बल्कि क्या देख के डिसाइड करोगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड। तो यहाँ पे एनोड पता चल गया, कैथोड पता गया। जिंक आपका एनोड है और कॉपर आपका कैथोड है। क्या बात क्लियर हो गई? तो अब हमें ये बात पता चल गई है कि बल्ब क्यों जल रहा था। एनोड पर यानी कि जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा था। वही 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से मूव करते हुए कॉपर की तरफ आ रहे थे। कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था और रिडक्शन हो रहा था उसका। और इसके दौरान फटाफट इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे थे और कॉपर उससे डिपॉजिट हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। जिंक डिपॉजिट हो रहा था कॉपर, यानी रिड्यूस हो रहा था कॉपर। इससे इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा था और उस इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? करंट फ्लो कर रहा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा और इस करंट के फ्लो करने की वजह से बल्ब जल रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद बल्ब बुझ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो गया होगा, ऑक्सीडेशन बंद हो गया होगा, रिडक्शन बंद हो गया होगा, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होना बंद हो गया होगा और बल्ब बुझ गया। अब आप मुझे बताइए, आप अगर मेरे बताने से पहले आप अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रुक गया या रिडक्शन रुक गया। कोई तो रीज़न होगा। आप ज़रा इस पूरे, यहीं पे आंसर है, सारा आंसर यहीं पे। आप मुझे सोच करके बताइए क्या रहा होगा? क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रोड ख़त्म। पहला ऑप्शन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोड ख़त्म। कौन सा वाला? जिंक वाला। मैं मान लेता हूँ, चलो इनकी बात मैंने मान लिया। इन्होंने कहा सर हो सकता है कि इलेक्ट्रोड आपका ख़त्म हो गया होगा। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोड का मतलब ये एक रॉड है, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए होंगे। अब इसका मतलब पूरा का पूरा जिंक खत्म हो गया होगा, तभी तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, क्योंकि हर एक जिंक के अंदर काबिलियत है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो ये आपकी बात मानी जा सकती है, बट वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेटल है तो हज़ारों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मूव करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। सोचो अगर ये 1 मोल भी होता तो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलता जाता, इतनी जल्दी थोड़ी ख़त्म होता। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन अगर 1 मिनट के अंदर भी फ्लो हो रहे होते ना तो कम से कम 100 साल तक चलता है, उससे ज़्यादा ही, कम नहीं चलता। अब आप मुझे बताइए और कोई दूसरा तरीका कोई सोचे, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो सॉल्यूशन में। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि सॉल्यूशन में जिंक के आयन बहुत हो गए होंगे। चलो 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? मैं फिर से बता दूं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, यही रीज़न है। बशर्ते आपको ये बताना होगा आपने जो सोच के बोला है, इससे सॉल्यूशन के अंदर जिंक के +2 के आयंस के ज़्यादा होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा? एनीवन? न्यूट्रल नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, चार्ज हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। जैसे जिंक इसके अंदर आता जाएगा,
Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, तो क्या आने वाले पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। सबको पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब Zn+2 का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आने वाले Zn+2 की ये सब रिपेल करने लगेंगे और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस रुक जाएगा। अब इधर Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ऑक्सीडेशन रुक गया, दूसरी तरफ क्या रिडक्शन को भी कोई सपोर्ट कर रहा है। आप कहेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें आप देखेंगे Cu+2 तो ख़त्म होता जा रहा है। अगर Cu+2 ख़त्म होता जा रहा है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा, SO4-2 का। और अगर ये SO4-2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब ढेर सारे SO4-2 चारों तरफ से Cu+2 को घेर लेंगे, तो क्या Cu+2 इस रॉड के ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इधर Zn+2 का +4 का ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेशन रुक गया, इधर SO4-2 के चार्ज का ज़्यादा होने की वजह से रिडक्शन रुक गया। ऑक्सीडेशन रुक गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, रिडक्शन रुक गया तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन ना तो निकल रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट रुक गया तो करंट रुक गया, और करंट रुकने की वजह से बल्ब बुझ गया। अब जरा सोचो, अगर आपने ये समस्या समझ ली है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम का पता करना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपने प्रॉब्लम पता कर लिया तो उसका सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। जैसे ये बल्ब नहीं जल रहा है, हमें इसका प्रॉब्लम नहीं पता क्यों नहीं जल रहा है, या तो ये फ्यूज होगा, या तो वहाँ से वहाँ तक करंट नहीं जा रहा होगा, या तो स्विच खराब होगा, यही ना। लेकिन तीनों में से एग्जैक्ट प्रॉब्लम अगर हमें पता चलती कि मान लो प्रॉब्लम है स्विच खराब है, तो मैं नया स्विच ले आता, लगा देता, सही हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको प्रॉब्लम पता है, बताओ प्रॉब्लम क्या है। एनोड पर Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा होना, कैथोड पर SO4-2 का कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा होना, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाओगे, क्या लगता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। आप इस Zn+2 के कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कम करोगे, सोच के बताओ। कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव चीज़ डाल दें ताकि Zn+2 उस नेगेटिव से मिल करके अपने आप को न्यूट्रल कर ले। इधर क्या डालोगे, अब क्या, अब बैटरी से तो मान लो ये एक इन्वर्टर की बैटरी है, उससे इन्वर्टर करंट दे रहा है। अब क्या तुम बैठ करके वहाँ पे ऐसे पानी डालते रहोगे क्या, एक में हम चलो एक में नेगेटिव डाल रहे हैं एक में पॉजिटिव डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं करोगे। आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जो एक बार यूज कर लो और चलता रहे। उसके लिए हमें यूट्यूब की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, यूट्यूब मतलब आप लोग वाला वो यूट्यूब नहीं, यू शेप का एक ट्यूब होता है जैसे आप लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यू शेप का ट्यूब लगा दिया इसमें, और इसका नाम है बेटा सॉल्ट ब्रिज। ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में कैटायन होगा और एनायन होगा। तो बताओ इसको किसकी ज़रूरत है, एनायन या कैटायन। तो एनायन जो है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो Zn+2 की तरफ मूव करके आएगा। और बताओ कैटायन की ज़रूरत किसको है, SO4-2, तो कैटायन इस तरफ आएगा। और इस तरीके से जैसे एक Zn+2 बना, एनायन आकर के उसको न्यूट्रल कर देगा। जैसे इधर SO4-2 बड़ा, कैटायन आके उसको न्यूट्रल कर देगा। इधर एनायन न्यूट्रल कर रहा है, इधर कैटायन न्यूट्रल कर रहा है, जिंक मस्त न्यूट्रल हो रहा है, SO4- मस्त न्यूट्रल हो रहा है। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आए या कोई जाए, हम तो खुश हैं। फटाफट जिंक ऑक्सीडाइज होता रहेगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, फटाफट यह कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन गेन होता रहेगा, और मस्त बल्ब आपका जलता रहेगा सालों साल, ज़िंदगी भर। तब तक जब तक ये जिंक धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। इधर जिंक पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये जिंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, सॉरी डिजॉल्व हो रहा है। इधर कॉपर बढ़ता चला जा रहा है, तो इस कॉपर वाला जो रॉड है उसकी थिकनेस बढ़ती चली जा रही है, डिपॉजिट होता चला जा रहा है। ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होता जा रहा है। अब आप मुझे ध्यान से देखते हुए बताइए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिंक से किधर जा रहा है, कॉपर की तरफ। तो जिंक क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जिंक हो गया आपका नेगेटिव और कॉपर क्या हो गया आपका पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज, और एनोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ कि एनोड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, एनोड के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, जबकि एनोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि SO4-2 का चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आइए फटाफट इसके बारे में सारी बातें लिख लेते हैं। एट एनोड, मैं एनोड के बारे में सारी बातें एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ। बताना बेटा, एनोड पे पहले रिएक्शन बताओ कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आपने कहा सर ऑक्सीडेशन, अब आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। चलो ऑक्सीडेशन लिख लिया, चलो रिएक्शन तो पता चल गया। अब बताओ मुझे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बताओ पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, एनोड का इलेक्ट्रोड कौन सा चार्ज है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आपने कहा ठीक है, नेगेटिव चार्ज लिख दिया। एनोड का इलेक्ट्रोलाइट, आपने कहा सर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने लिख लिया। बताओ एनोड की थिकनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, थिकनेस क्या हो रहा होगा बेटा, डिक्रीज कर रहा होगा। आपने कहा सर थिकनेस इसकी डिक्रीज करोगी, मैं मान गया, आपने इतने प्यार से बोला, मैंने सारी बात मान ली। अब सेम अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप जल्दी से मुझे एनोड बताया तो कैथोड भी बता दो बेटा, कैथोड बता दो। रिएक्शन क्या है कैथोड का, रिडक्शन। बताओ इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव चार्ज। ओके, थिकनेस बता दो, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है और वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। एक तरफ डिजॉल्व हो रहा है, एक तरफ डिपॉजिट हो रहा है। ये हो गया एनोड और कैथोड के बारे में सारी बातें, जो कि मैंने अभी अभी सिंपल शब्दों में आपको सिखा दी। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताएं। तैयार हो सॉल्ट ब्रिज के लिए? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बताओ। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है यहाँ? सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइज करना, पहला टू न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दूसरा क्या फंक्शन है? सॉल्ट ब्रिज की वजह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट नहीं होता। टू कंप्लीट सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करना और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइज करना, यही मेन इसका काम है सॉल्ट ब्रिज का। अब बताओ सॉल्ट ब्रिज के अंदर मूवमेंट ऑफ एनायन किधर है? बताओ बेटा, मूवमेंट ऑफ एनायन टुवर्ड एनोड, मूवमेंट ऑफ कैटायन टुवर्ड कैथोड। ठीक, अब मुझे बताना एक और बात, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है बेटा? एनोड टू कैथोड। ओके, दूसरा मूवमेंट ऑफ करंट, बताओ कैथोड टू एनोड।
जल्दी से इन पूरा ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हमने गैल्वेनिक सेल पूरा तैयार कर लिया। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, लिख लीजिए पहले, उसके बाद लिख लिया, लिख लीजिए, उसके बाद इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अब एक सवाल आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। सबसे पहला सवाल, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इसका इलेक्ट्रोड कौन सा चार्ज है? क्या दो अपोजिट चार्ज एक साथ कनेक्टेड रह सकते हैं? हाँ या ना? और अगर इनको रहना है, वैसे तो नॉर्मली नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर इनको रखना है तो मुझे एक वर्क करना पड़ेगा इनके बीच में। यहाँ पे कौन कर रहा होगा ये वर्क? ये सॉल्यूशन, और इसका अपना एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक वर्क डन होगा, जिसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को एक साथ रखने के लिए एक वर्क करना पड़ता है इस पूरे इलेक्ट्रोड को, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो एक नया वर्ड यहाँ पे स्टार्ट होगा, इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। ई से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। लिखें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between electrode and electrolyte. Potential difference between electrode and electrolyte called electrode potential. Potential difference between electrode and electrolyte called electrode potential. ठीक, नेक्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ई नॉट लिखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। There are two type of electrode potential. There are two type of electrode potential. Oxidation potential मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे या कैथोड पे? एनोड पे, तो ये होगा फॉर एनोड। और दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसके लिए होगा? फॉर कैथोड। कैथोड पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आओ एक रिएक्शन लिखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ Zn जो कि सॉलिड है, गिव्स Zn +2 = +2 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीडेशन में एक पोटेंशियल मुझे लिखना है। सेम रिएक्शन के लिए अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे लिखना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा E ऑफ ऑक्सीडेशन
अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ई ऑफ ऑक्सीडेशन जब मैं लिखूंगा उस दौरान मुझे कुछ बातों का ध्यान देना होगा। क्या बात ध्यान देनी होगी? तो ई लिखते समय तो मैंने ई लिख दिया, ई बताएगा पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन बताने के लिए मुझे रिएक्शन पर लिखना होगा Zn+2। अब आप मुझे बताइए Zn पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था 0, अभी कितना हो गया +2, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन? तो इस तरीके से अगर कहीं पे कोई पोटेंशियल लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को पलट दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसी रिएक्शन को पलट दूं तो हो जाएगा Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। अब बताओ ये रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन। इसके लिए अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं, अगर मैं इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो मुझे लिखना होगा ई रेड। अब बताओ इसके लिए ई तो लिख दिया जो कि बताएगा पोटेंशियल, रिडक्शन के केस में मुझे क्या करना होगा? Zn+2 से Zn जा रहा है तो आपने यहाँ लिखना होगा Zn+2/Zn। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो हमारे पास दो टाइप के पोटेंशियल है, कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे होगा? एनोड पे। रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होगा? कैथोड पे। कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनेगा सिर्फ। अकॉर्डिंग टू IUPAC कहता है कि भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम नहीं कैलकुलेट करेंगे कभी। क्यों? क्योंकि आगे आपको SRP पढ़ाया जाएगा या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो वो कहते हैं कि आप हर बार जब भी कभी पोटेंशियल निकालोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हर बार आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल ही काउंट करके रखोगे। यानी कि अब एनोड पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो एनोड पे तो मुझे कौन सा पोटेंशियल मिलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर बताओ क्या है? बताओ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं? तो अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की भी बात करूं तो दोनों एक ही रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या दोनों अपोजिट नहीं होंगे? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बशर्ते उनका साइन ऑपोजिट होगा। यानी कि अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सामने माइनस लगा दूं तो रिडक्शन पोटेंशियल मुझे आराम से मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, इधर बताओ, ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश करूं, मैं लिखूं ई ऑफ Zn+2 टू Zn, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं ई ऑफ Zn टू Zn+2 लिख दूं, दोनों देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर हैं, बशर्ते अंतर क्या है? साइन माइनस होगा। तो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सामने मुझे क्या लगाना होगा? माइनस साइन लगाना होगा, ताकि मुझे उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल सके। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आएगी तो आप हमेशा क्या बोलोगे? कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर मैं आपसे कहूँ मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो बस यहाँ पे क्या चाहिए होगा? नॉट लगा दूंगा और ये सारा काम स्टैंडर्ड बन जाएगा। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसे बोलूँगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यही एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में पूरे चैप्टर में आपको ध्यान देना है। वो क्या है? SRP। SRP का मतलब क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बस अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो हमेशा रिड्यूस होगा, और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। ज़रा फिर से एक बार देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब जिंक और कॉपर को एक साथ रखा था तो मैंने सिर्फ जिंक को ऑक्सीडाइज कराया था, कॉपर को नहीं। सवाल है क्यों? आप में से किसी ने नहीं पूछा क्यों?
मन में इच्छा थी, लेकिन टीचरों के सामने इच्छाएं निकलती नहीं है ना, तो आपके मन में शायद ये इच्छा रही होगी पूछ लें कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपने नहीं पूछा। मैं ही बता देता हूँ, चलो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर पता करना है तो सिर्फ क्या देखोगे, SRP। अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, रिडक्शन, और अगर SRP की वैल्यू कम हो गई तो ऑक्सीडेशन। इस बात को ध्यान देना, जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके साथ वही होता है। ये एकमात्र सच्चाई है, और इसी में आपका पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक सिंगल लाइन में समाहित है। क्या? जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके साथ वही होता है। अगर ये एक लाइन आपने याद रखी, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज़्यादातर सवाल आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसके साथ क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल है। तो जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके साथ वही होगा। ये लाइन शुद्ध हिंदी में हाईलाइट करके अपने नोटबुक में लिखेंगे, इसे नोट करें। ठीक है ना, हो गया। तो एक बार मेरे साथ मिलके सभी लोग इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके साथ वही होता है, बस सिंपल। प्राची सोच रही है कि बताओ, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों हो रहा है? मेरा तो अच्छाई वाला पोटेंशियल ज़्यादा है तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। इसको लगता है आज चिप्स मिली नहीं, मिली है क्या? नहीं मिली ना, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो। ये रियल लाइफ में नहीं होता बेटा। रियल लाइफ में अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ हमेशा बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आप कलयुग में सतयुग की तरह नहीं जी सकते। आप कलयुग में पैदा हुए हो ना, तो कलयुग की तरह जियो, सतयुग की तरह मत जियो। बहुत पहले एक लाइन लिखी हुई थी, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो इस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए उसे कोल्हू में पेरते हैं लोग। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मीठा बन के, ज़्यादा सीधा शरीफ बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा टेढ़े हो जाओ, काट दिए जाओ। देखो, जो पेड़ ज़्यादा टेढ़ा होता है उसको भी जल्दी काटते हैं लोग, क्योंकि बाकियों को नुकसान पहुंचाता है, और जो ज़्यादा सीधा होता है उसको भी काट देते हैं क्योंकि वो फ़ायदे में आता है। इसलिए ना ज़्यादा टेढ़ा होना है, ना ज़्यादा सीधा होना है। ज़रूरत पड़ने पर, जहाँ ज़रूरत पड़े, भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है तो नहीं, घी को गर्म कर लो ना, उंगली टेढ़ा करने की क्या जरूरत। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है। एक मिनट। अब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल पता चल गया। अब जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, एनोड पे, और रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ क्रिएट होगा, कैथोड पे। अब हमें दोनों पोटेंशियल को एक साथ ऐड करना है, और इससे क्या बन जाएगा, पूरे सेल का पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो पूरे सेल का पोटेंशियल क्या है, पूरे सेल का जो पोटेंशियल होगा उसमें दो ही तो इलेक्ट्रोड है, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल प्लस रिडक्शन का पोटेंशियल दोनों ऐड कर दोगे तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कौन सा पोटेंशियल होगा, सेल पोटेंशियल। हेडिंग डालेंगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल। उसे ई ऑफ द सेल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, ई ऑफ द सेल। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो तो क्या बोलोगे, ई नॉट ऑफ द सेल। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड भी लिख देता हूँ, लिखें सेल पोटेंशियल। हेडिंग डालिए और लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड called cell potential. Potential difference between cathode and anode called cell potential. कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अब लिखें नेक्स्ट पॉइंट, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल।
At standard condition, it is known as standard cell potential E naught of the cell. क्लास तो है अभी कितने बजे तक? 2 बजे तक। हाँ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब एट स्टैंडर्ड। अब सवाल भी हो सकता है आपके दिमाग में कि आखिर ये स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब, बार बार आप स्टैंडर्ड बोल रहे हो, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये जो मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था ना, ZnSO4 CuSO4, ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, यानी कि 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए। ठीक है ना? तो टेम्परेचर का 298 केल्विन है और आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है, तो समझ लेना कि कंडीशन आपका स्टैंडर्ड कंडीशन। एनीवे, अभी स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा ई नॉट ऑफ द सेल। अब सोचो ज़रा, मुझे ई नॉट ऑफ द सेल चाहिए, ई नॉट ऑफ द सेल, तो आप क्या कहोगे? ई नॉट ऑफ, अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, आप सीधे लिखोगे एनोड का पोटेंशियल प्लस कैथोड का पोटेंशियल। अब एनोड पे कौन सा पोटेंशियल हो रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल हो रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप लिखोगे ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड माइनस प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। पहला फॉर्मूला ये बन गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। लेकिन दिक्कत किस बात की है? IUPAC के अकॉर्डिंग क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, हाँ या ना? तो मैं ऐसे लिख दूंगा, दूसरा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। आपने कहा यार बिल्कुल सही है। अब इसी रिडक्शन पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ माइनस ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, फाइनली ई नॉट ऑफ द सेल की आपकी एक वैल्यू बन के आएगी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब जल्दी से मुझे बता दो, चाहे कैथोड का हो चाहे एनोड का हो, ये जो ई नॉट ऑफ द सेल है, क्या ये SRP है? क्या ये भी SRP है? तो भैया एनोड का भी SRP अगर आपको पता है, कैथोड का भी SRP आपको पता है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ई नॉट ऑफ द सेल आपको मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? एक छोटा सा सवाल, प्यारा सा, क्यूट सा है, मज़ा आ जाएगा देखना। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है। सबने अभी सब लोगों को मैंने डेनियल सेल के बारे में बात करी। डेनियल सेल कौन सा सेल होता है बेटा? जिसमें जिंक क्या हो? एनोड, और कॉपर क्या हो? कैथोड। वेरी गुड। अब अगर मैंने आपको डेनियल सेल की बात की, तो डेनियल सेल में पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन डेनियल सेल के लिए आप सबको पता है क्या होता है? Zn+2। नहीं, Zn सॉलिड गिव्स Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। क्या यही हुआ? इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दी हुई है, इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दी हुई है 0.76। क्या दी हुई बेटा? 0.76। ओके। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये दो इस डेनियल सेल के लिए है, वो है Cu+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दी हुई है 0.34। मैं चाहता हूं कि आप डेनियल सेल का हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है, इसका यूज करके पूरे डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। अब आप मुझे बताओ,
आप मुझे बताना बेटा, मुझे डेनियल सेल के लिए ई नॉट ऑफ द सेल लिखना है, ध्यान से सुनो, क्या लिखना है? ई नॉट ऑफ द सेल। तो मुझे लिखना होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब बताओ कैथोड वाला एसआरपी है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? एसआरपी है। तो आप कहेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड पे कौन है? कॉपर है या जिंक है? कॉपर है, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो आप कहेंगे ई नॉट ऑफ Cu + 2 टू Cu, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो एसआरपी हो गया, माइनस ई नॉट ऑफ, बताओ क्या लिखूँ? Zn + 2 टू Zn। ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं, दोनों एसआरपी है, मैंने वो वैल्यू उठा के पुट कर दी। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू दी हुई है? नहीं। ज़रा देखो, ये जो वैल्यू दी हुई है ई नॉट की 0.76, ये किसकी वैल्यू दी हुई है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट ऑफ Zn + 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 0.76। हमें क्या ई ऑफ Zn + 2 चाहिए क्या? नहीं, क्या चाहिए? Zn + 2 टू Zn चाहिए। तो मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ, ई ऑफ Zn + 2 टू Zn, बताओ क्या आ जाएगा? -0.76। क्या बात क्लियर हो गई? गुड, बहुत आसान था। अब बताओ, ये वैल्यू मुझे मिल गई, क्या ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, ये वाली, क्या ई नॉट ऑफ द Cu + 2 टू Cu दी हुई है? इसकी वैल्यू कितनी है? 0.34। अब बताओ, ई नॉट ऑफ Zn Cu + 2 टू Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट, मैंने यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर दी 0.34 वोल्ट, माइनस Zn + 2 टू Zn की वैल्यू कितनी है? -0.76 वोल्ट। अब बताओ क्या हो गया फाइनल आंसर? 0.34 + 0.76, दैट मीन्स 1.1 वोल्ट इज़ द आंसर। तो बताओ डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 1.1 वोल्ट। क्या भूल जाओगे? मत बोलना, पीट दूंगा अगर भूल गए तो। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल हमेशा 1.1 वोल्ट होगा, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट करें। इरेज कर दूं बेटा इसे? चलो, एक सवाल और दे रहा हूँ, आप उस सवाल का आंसर देना। मैं 2 रिएक्शन लिख रहा हूँ। एट एनोड Cu solid gives Cu + 2 aqueous + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। एट कैथोड Ag + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है क्या? नहीं। इसकी ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू है x, और इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू है y। मैं चाहता हूँ ओवरऑल सेल के लिए, मैं ई नॉट ऑफ द सेल की जगह बस ई नॉट लिख दूँ, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू x है, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू y। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ई नॉट ऑफ द सेल बताएं, x + y या x - y? प्लस, पक्का? सोच लो। अब मुझे ई नॉट ऑफ द सेल लिखना है, ध्यान से देखो, ई नॉट ऑफ द सेल, तो क्या लिखूँ? ई नॉट ऑफ कैथोड, यही ना बेटा, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही लिखना होगा। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है? Ag। तो आप कहेंगे सर ई नॉट ऑफ Ag + 2 Ag, कैथोड हो गया, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ एनोड कौन है? कॉपर, यानी कि Cu + 2 टू Cu। बताओ क्या ये वैल्यू दी हुई है? क्या ये वैल्यू दी हुई है? ये जो रिएक्शन है इसका ई नॉट जो दिया है, ये जो ई नॉट है, क्या ये ई नॉट ऑफ Ag + 2 Ag दिया है ना बेटा?
इसकी वैल्यू y दे रखा है। ये जो दिया है ये क्या है, ई नॉट ऑफ Cu+2 दिया है, इसकी वैल्यू क्या दिया है, x। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्या Cu+2 चाहिए या Cu+2 to Cu चाहिए, Cu+2 to Cu चाहिए। बताओ क्या कर दूँ, -x कर दूँ, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे रखा आपने y माइनस x, यानी कि y प्लस x, दिस इज द ई नॉट ऑफ द सेल। सबका आंसर सही था, x प्लस वाई, वेरी गुड, करेक्ट आंसर हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और है, कवर कर लेते हैं इसको भी, फिर आपको 10 मिनट का खेलने का मौका दिया जाएगा। आप जो भी चाहें लूडो खेल सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहता, अच्छा ये फिजिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर देंगे। केसेस बनाता हूँ। डेनियल सेल सबको पता है, बताओ डेनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है, भूलोगे तो नहीं ना, बोलना मत, इतना ज़्यादा, उसे इतना याद कर लो कि तुम्हारे खून में बस जाए। रास्ते में चलते हुए अगर ठोकर लगे ना बेटा, तो ब्लड नहीं, डेनियल सेल का इक्वेशन और उसके साथ उसका पोटेंशियल टपकते हुए जाना चाहिए। इतना ज़्यादा उसे याद करो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लाओ, ठीक है। अब खून निकालना शुरू तो नहीं कर दिया तुम लोग एक दूसरे, ओके चलो चेक करते हैं। मैंने कहा मैं कुछ केसेस बनाता हूँ कि अगर मैं एक्सटर्नल सेल डेनियल सेल के साथ ऐड कर दूँ तो क्या होगा। तो ये रहा मेरा डेनियल सेल, डेनियल सेल में बताओ जो पॉजिटिव पोर्शन होता है वो क्या होता है, कॉपर होता है या जिंक, पॉजिटिव क्या होता है, कॉपर, और नेगेटिव क्या होता है, जिंक। अब पॉजिटिव जो कॉपर है वो कैथोड है या एनोड, क्या है, कैथोड, और ये क्या हो गया बेटा। देखो याद रखना, फिजिक्स में जो सर बताएंगे ना, तो ये छोटी वाली डंडी है वो हमेशा कैथोड होगा, और ये बड़ी वाली डंडी हमेशा क्या होगा, एनोड। फिजिक्स में ऐसा बताया जाएगा। अब लेकिन फिजिक्स में एक्चुअल में ये नहीं बताया जाएगा, फिजिक्स में ये बताया जाएगा कि छोटी वाली डंडी वो जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करती है, और ये जो बड़ी वाली डंडी है वो क्या है, पॉजिटिव साइन। लेकिन आप इसको देख करके ये मत डिसाइड करना कि पॉजिटिव कौन एनोड है कौन कैथोड है, क्योंकि फिजिक्स में जो सेल यूज किया जाता है वो गैल्वेनिक सेल नहीं होता, वो कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो कैथोड होता है, और पॉजिटिव पोर्शन होता है एनोड होता है। इसलिए फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में लगा के गलत मत करना, ठीक है। ये गैल्वेनिक सेल है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव वाले को कैथोड बोलेंगे, नेगेटिव वाले को एनोड बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें बताओ पहले मुझे आई का डायरेक्शन बता दो, किधर है। आई हमेशा नेगेटिव से निकलेगा और किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो क्या मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दूं, पूरे सेल में यहाँ से निकल रहा और ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, गलती हो गई। इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होते हुए इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया करंट, करंट क्या उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट क्या उसी डायरेक्शन में जा रहा है क्या, नहीं, उसी के अपोजिट डायरेक्शन। अब बताओ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है बेटा, जिंक टू कॉपर या कॉपर टू जिंक, जिंक टू कॉपर। क्लियर है, ओके। मूवमेंट ऑफ आई बताओ, कॉपर टू जिंक, ठीक। कौन डिपॉजिट हो रहा है, कौन डिजॉल्व हो रहा है, जिंक क्या हो रहा होगा, डिजॉल्व हो रहा होगा, और कॉपर क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा।
ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अब ज़रा सोचना, आगे मैं प्रोसेस इसके बनाने वाला हूँ। अच्छा, एनोड कौन है? ऊपर लिखा हुआ है, जाने दो, हटाओ क्या लिखूँ। अब केस नंबर 1, मैंने इसी में सेम सेल में एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, इसका 1.1 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ई एक्सटर्नल लगाई, मुझे नहीं पता वो कितना है, कुछ होगा। पहला केस ये है कि क्या हो अगर ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है या ई नॉट ऑफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो लेस देन 1.1 वोल्ट हो, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलना चाहिए। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे आके रास्ते में? कौन जीतेगा? जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? 1.1। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन, जो करंट इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट अभी भी वैसे ही है जैसा हो रहा है, और जो करंट है उसका मूवमेंट भी वैसे ही है जैसा कि होना चाहिए। क्या सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें हैं? उठा करके कॉपी पेस्ट कर दोगे? गुड। केस नंबर 2, (1.1 वोल्ट ई नॉट ऑफ एक्सटर्नल। इस बार मैंने कहा ई नॉट ऑफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है। तो बताओ किस बार करंट इलेक्ट्रॉन कौन किस तरफ मूव करेगा? इस बार इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर ज़्यादा है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ हिसाब से मूव करेगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस बार क्या हो जाएगा? क्या क्लॉकवाइज हो जाएगा? और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ तो करंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? कोई दिक्कत आ रही है? गुड। इधर देखो, अब इस हिसाब से आप मुझे बताएंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जिंक टू कॉपर है या कॉपर टू जिंक है? क्योंकि ये क्या है? कॉपर, और ये क्या है? जिंक। तो अब आपने कहा कि इस बार उल्टा हो गया, कॉपर टू जिंक हो गया। अच्छा, मूवमेंट ऑफ करंट आपने कहा जिंक टू कॉपर। अब बताओ एनोड कौन है इस बार? एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, कॉपर या जिंक? इस बार कौन एनोड की तरह बिहेव करने लगा? कॉपर। पिछली बार जिंक था। और कैथोड कौन बन गया? जिंक बन गया। अब बताओ डिपॉजिट कौन होगा और डिजॉल्व कौन होगा? डिपॉजिट कौन हो रहा है? जिंक हो रहा है। और डिजॉल्व कौन हो रहा है? क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक और केस बना दूं। कौन सा? दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा, उस केस में क्या होगा? कोई करंट फ्लो होगा क्या? कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या? क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, यहाँ इसे इरेज कर दूँ। ठीक है, केस नंबर 3। केस नंबर 3, इफ ई नॉट ऑफ एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट की इक्वल हो जाए, देयर आर नो केमिकल रिएक्शन विल अकर। हाँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं करेगा। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ना ही कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई? किसी को कुछ पूछना है अभी तक?
तो मैं पूछ लेता हूँ। अब आपको नहीं पूछना तो मुझे पूछना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे लिख लेना सेम एज डैनियल सेल। चलो अब एक बार फटाफट सारी बातें मुझे बता दीजिए, एक बार ओवरव्यू पूरे चैप्टर अभी जो जितना हमने पढ़ा है उसका पूरा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। बताओ, जब हमारे पास दो टाइप के सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरीके का होता है? दो। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में प्रोसेस कौन सा होता है? गैल्वेनाइजेशन। क्या उसके लिए स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। अब स्पॉन्टेनियस के लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। किसी भी रीजन से अगर आपने कैलकुलेशन किया और ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो समझ लेना कि आपका सेल गलत है, आपको जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उसको पलटना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि आपने जो एनोड पे लगाया वो कैथोड पे होना चाहिए था और जो कैथोड पे लगाया है वो एनोड पे होना चाहिए था, इसीलिए आपका ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव आ रहा है। ओके, एनीवे अब आप मुझे बताएंगे गैल्वेनिक सेल में कौन सा एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का एनोड कौन सा चार्ज होता है? एनोड नेगेटिव चार्ज होता है और उसका इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है? एनोड टू कैथोड या कैथोड टू एनोड? एनोड टू कैथोड। करंट का मूवमेंट किधर होता है? कैथोड टू एनोड। वेरी गुड। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? सबसे पहला न्यूट्रलाइज करना किस चीज़ को? इलेक्ट्रोलाइट को। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? एनोड और कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको न्यूट्रलाइज करना। दूसरा तो कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को पूरा कंप्लीट करना। ये दो फंक्शन है उसका। सॉल्ट ब्रिज के अंदर का एनायन किसकी तरफ मूव करता है? टूवर्ड एनोड। ए की तरफ मूव करेगा, सी की तरफ मूव करेगा। ए का मतलब एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा, सी का मतलब कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ठीक है, कैटायन किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ। पूरे सर्किट के अंदर करंट किधर मूव करता है? एनोड टू कैथोड टू एनोड। और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? एनोड टू कैथोड। कौन डिपॉजिट होता है? कैथोड या एनोड? कैथोड। कौन डिजॉल्व होता है? एनोड। थिकनेस किसकी बढ़ती जाती है? किसकी थिकनेस कम होती जाती है? कैसे पता चलेगा कौन कैथोड पर रहेगा और कौन एनोड पे? जिसका एसआरपी ज़्यादा हुआ वो कैथोड पर रहेगा और जिसका एसआरपी कम हुआ वो एनोड पे। जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका वही नेचर होगा। अब बताओ फिर से, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग। जिसका एसआरपी कम हुआ वो कौन सा एजेंट है? जिसका एसओपी ज़्यादा हुआ वो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिसका एसओपी ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? गुड, बहुत अच्छे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन सोचो इसे और कितनी तरीके से लिखा जा सकता है? 4 तरीके से। कैसे कैसे? एक बार आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर आप एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बजाय उसे क्या कर सकते हो? रिडक्शन पोटेंशियल कर सकते हो और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एज इट इज रहने दो। फिर आप क्या करो? एनोड का ऑक्सीडेशन लो और कैथोड का भी ऑक्सीडेशन लो। फिर आप क्या करोगे? एनोड का रिडक्शन लो और कैथोड का भी रिडक्शन लो। 4 तरीके से इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है। ये जो सेल है ना, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, 4 अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब ऑप्शन बनेंगे तो उसको आप ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट ऑफ एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड इज द सेल पोटेंशियल। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बात और ध्यान देना है, ई नॉट ऑफ द सेल जो है और ईएमएफ ऑफ द सेल में बहुत अंतर है। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी काम करेगा जब करंट जीरो हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम हो जाए। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमेशा जो ई नॉट ऑफ द सेल आएगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम आएगा, हमेशा। इस बात को नोट करके लिख लेंगे, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF ऑफ द सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन E नॉट ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन E नॉट ऑफ द सेल। हमेशा EMF ऑफ द सेल E नॉट ऑफ द सेल से ज़्यादा होगा। अब कोई मुझे बताए, क्या मैं बिना ऑक्सीडेशन कराए रिडक्शन करा सकता हूँ क्या? नहीं। और बिना रिडक्शन कराए तो आइए इसको कराएंगे। तो जब हम बिना ऑक्सीडेशन कराए रिडक्शन नहीं करा सकते या बिना रिडक्शन कराए ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, तो क्या मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं। या सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं। उस केस में हमें एक स्पेशल टाइप का सेल चाहिए होगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह हमारा अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या ऑक्सीडेशन कराए बिना रिडक्शन कराया जा सकता है? नहीं। या कोई रिडक्शन कराए बिना ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है? नहीं। जब बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता या बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो क्या हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल का, सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस चाहिए होगा, तभी जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कहीं रिडक्शन हो रहा होगा, तभी जाके हम उनके बीच का डिफरेंस पता कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसे सेल के बारे में डिस्कशन करना होगा या बात करनी होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो हो। और ये जो सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपकी हेडिंग होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEC। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेटा कुछ खास नहीं होता, बस एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर में हम एक ग्लास ट्यूब से ढका हुआ एक प्लेटिनम का रॉड, इसमें जिसमें प्लेटिनम से कोटिंग की गई होती है, ये इसके अंदर इंटर कराते हैं और ग्लास ट्यूब से इसको ढक देते हैं ऐसे। और इस ग्लास ट्यूब में एक नोजल होता है जिससे हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एट 1 बार प्रेशर। इसके अंदर होता है एसिड, यानी कि 1 MHCl, और ये वायर आगे निकल करके किसी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये प्लेटिनम का एक प्लेट होता है जिस पर प्लेटिनम की कोटिंग भी की गई होती है, बारीकी डिवाइडेड। जब ये हाइड्रोजन इसके अंदर इंटर करता है, यहाँ से हाइड्रोजन इंटर करता है हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे, तो वो हाइड्रोजन यहाँ आकर के बबल बनाता है और वो बबल बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ या पूरे के पूरे सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम प्लेटिनम का यूज कर रहे हैं इसलिए प्लेटिनम सॉलिड, हम हाइड्रोजन गैस का यूज कर रहे हैं इसलिए हाइड्रोजन H2 गैस, और साथ ही साथ हम इसमें एसिड यूज कर रहे हैं इसलिए H+ एक्वस। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाइड्रोजन सेल को या SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है।
अगर मैं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अगर मैं इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखूं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। आप कहेंगे H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। क्या ऊपर वाला रिएक्शन पलट दिया जाए, रिडक्शन पलट दिया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में, यानी कि हाफ H2 जो कि गैस है गिव्स H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की केस में अगर मैं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं तो दोनों की वैल्यू 0 आती है, या आप कह सकते हैं H+H2 की जो वैल्यू है वो 0 है। कई बुक में ये ऐसे लिखा नज़र आएगा, हो सकता है कई बुक में ये ऐसा लिखा नज़र आए HPT H+H2, इसकी वैल्यू 0, या कई बुक में ये कुछ इस तरीके से लिखा नज़र आ सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैसा लिखा हुआ है, आप सबको पता है अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक और बात, अब आप सोच रहे हैं इसकी मदद कैसे लेंगे, हमें किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मान लो मेरे पास कॉपर है, मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन ऑफ, पहला केस इसका मैं बना लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ E0 ऑफ Cu+2 टू Cu। मुझे E0 ऑफ Cu+2 टू Cu की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उस केस में मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को एनोड पे रख दिया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दिया। भैया जहाँ जिंक रखना था वहाँ इस बार क्या रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया। तो मैंने जिंक की जगह पे इस बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दिया और कॉपर को एज इट इज़ यहीं पे रखा जहाँ पे मुझे रखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा रॉड आपका कॉपर का बन गया, इसके अंदर कॉपर की रॉड है Cu सॉलिड, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो कौन सा होगा, CuSO4 1M का। यहाँ पे मैंने अभी एक प्लेटिनम का रॉड एक वायर के साथ एक प्लेटिनम डाला, और साथ ही साथ उस प्लेटिनम को मैंने ग्लास ट्यूब से ढक दिया। ये ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब से ढक दिया, और इस ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस 1 बार पे भेज दिया इसे। और यहाँ पे जो मैंने एसिड रखा है वो है HCl, वो भी किस पर, 1M पर। और इन दोनों वायर को एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करके, इसको कनेक्ट करके एक स्विच लगा करके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा, ध्यान से देखना, जैसे मैंने स्विच ऑन किया मुझे एक यहाँ पे 0.34 वोल्ट का एक रीडिंग दिखाई दी, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा मुझे 0.34 वोल्ट की एक रीडिंग दिखाई दी। तो ये जो रीडिंग है 0.34 वोल्ट, क्या E0 ऑफ द सेल है बेटा, क्या ये E0 ऑफ द सेल है या नहीं, हाँ ये E0 ऑफ द सेल है। अब E0 ऑफ द सेल की वैल्यू क्या हो गई, आपने कहा कि सर 0.34 वोल्ट आ गई, मुझे मिल गई, कोई बात नहीं। हमें पता है E0 ऑफ द सेल की वैल्यू होती है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब मुझे बताइए इस बार कैथोड पे है कौन, कॉपर या हाइड्रोजन, कॉपर है। तो आप कहेंगे E0 ऑफ Cu+2 टू Cu माइनस E0 ऑफ एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन, E0 ऑफ H+2H2 स्लैश PT। ऐसा हो गया। अब बताओ जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई? अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू E0 ऑफ द सेल की वैल्यू क्या है, 0.34 है, तो आप सबको पता है कि इससे, इसकी मदद से हम लोगों ने E0 ऑफ द Cu+2 टू Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट निकाल ली। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सोचो अगर मुझे इसी की तरह, जैसे मैंने कॉपर का निकाला, उसी तरह से मुझे जिंक का निकालना होता तो मैं क्या करता।
अब जहाँ मैंने कॉपर रखा है वहाँ पे क्या रख दूँ, जिंक रख दूँ। जब मैं जहाँ पे कॉपर रखा हूँ वहाँ पे जिंक रख दूँगा तो पहले रीडिंग देखूँगा प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। अगर रीडिंग पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल अरेंजमेंट मेरा सही है, लेकिन अगर रीडिंग नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब अरेंजमेंट गलत है। तो मुझे जिंक को इस तरफ रखना होगा और हाइड्रोजन को इस तरफ रखना होगा। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? ये रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है, इससे पता चलता है कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन जब मैं इस चीज़ को जिंक को यहाँ इधर रख देता, अगर मैं यहाँ पे जिंक रखता तो मुझे रीडिंग -0.76 दिखाई देती, और रीडिंग -0.76 दिखाई दे रही, इसका मतलब जिंक रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मुझे उसको कहाँ रखना चाहिए था, एनोड पे रखना चाहिए था। क्या ये बात क्लियर हो रही है? गुड, पहले इसको नोट करें फिर जा करके हम जिंक का कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। डिपॉजिट का मतलब रिडक्शन किसका होने वाला है, कैथोड का, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड का। तो इससे आपको पता चल गया कि भैया इसका ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, हाइड्रोजन का, और रिडक्शन किसका होगा, आपका कॉपर का रिडक्शन होगा। ये बात फिक्स हो गई। लेकिन अगर मुझे कॉपर के बजाय जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता, कैलकुलेशन ऑफ E नॉट ऑफ द Zn+2 to Zn, ठीक। अब अगर मैंने सेम सेटअप तैयार किया तो वो सेटअप क्या बोलेगा, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती की है। गलती क्या की है कि जिसको एनोड पे रखना चाहिए था उसको कैथोड पे रख दिया, जिसको कैथोड पे रखना चाहिए था उसको एनोड पे रख दिया। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे जहाँ पे कॉपर है वहाँ पे जिंक रख दिया तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू देगी। इस केस में आपको उल्टा करना पड़ेगा, आपको इस बार जिंक इस तरफ रखना होगा। ये आपके जिंक की रॉड होगी और ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये दोनों यहाँ पे Zn4 1m डाला, यहाँ पे 1m HCl डाला, और इससे जो रीडिंग दिखाई दी वो 0.76 दिखाई दी, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। तो उस केस में आपने कहा सर E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू मुझे पता चल गई। कितनी पता चल गई बेटा, 0.76। कितनी दिख रही है, 0.6। लेकिन सवाल एक बात का है कि ये जो आपको दिख रहा है E नॉट ऑफ द सेल, ये किसका दिख रहा है, ये अब चूंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये जो पोटेंशियल दिख रहा है कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसलिए अभी देखना, अब ये 0.76 हमें मिल गई। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, E नॉट ऑफ द सेल दिस इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। बताओ E नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू क्या है, कैथोड कौन है यहाँ पे, H2। तो आपने लिखा E नॉट ऑफ H+2H2 विथ प्लेटिनम माइनस E नॉट ऑफ Zn+2 to Zn। अब ये वैल्यू जो रीडिंग आई वो कितनी आ गई, 0.76 आ गई। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आपने कहा कि सर इसका सिंपल सा मतलब है कि E नॉट ऑफ Zn+2 to Zn की जो वैल्यू आई -0.76 वोल्ट आ रही है। बताओ ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब भैया जिंक रिड्यूस होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, E नॉट ऑफ द Zn+2 to Zn की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0.76 वोल्ट। उल्टा लिख दिया, Zn to Zn+2, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ गया, नेगेटिव।
ओके, फिर से एक बार, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। और इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब कि कॉपर रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। नोट करें इसको। जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास एक Ag+2 Ag एक इलेक्ट्रोड है और मैं चाहता हूं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाए, तो किसकी मदद से निकालोगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से निकालोगे। क्या ये बात क्लियर होगी? अब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है कि कौन एनोड पे रहेगा कौन कैथोड पे, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? SRP पता होना चाहिए। अगर SRP ज़्यादा है तो कहाँ रहेगा? कैथोड पे। क्यों? क्योंकि अगर SRP ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा और इसलिए उसको कैथोड पे रखना पड़ेगा। अगर SRP कम हुआ तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा? एनोड पे, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। SRP पता करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर जाकर के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इक्वेशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना क्या करोगे? सबसे पहले लिथियम से शुरुआत करेंगे। याद आ रहा है क्या? मैंने इसका ट्रिक दिया था आप लोगों को याद करने का। लिखबा सर काना मांगे आलो मंजन करके फिर भी कोई नहीं सुन पाए। हे कुणाल इंदु को फिर आज बाहर ले गया, वो कल और किसी को फंसाएगा। बताओ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे ज़्यादा पावर है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद को रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन किसका होता है? जिसका SRP ज़्यादा होगा या जिसका SRP कम? तो ये होगा मैक्सिमम SRP इसका है। और अगर मैक्सिमम SRP है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट? गुड ऑक्सीडाइजिंग, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ ये लिथियम, बताओ बेटा, क्या इसकी SRP सबसे मिनिमम होगी या मैक्सिमम? मिनिमम SRP। और इस वजह से SRP के मिनिमम होने की वजह से ये बेस्ट कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बताओ, अगर किसी का SRP सबसे ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा है, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। हाइड्रोजन का E0 ऑफ द सेल क्या होगा? 0। और इसके बाद वाले जितने हैं उनका E0 ऑफ द सेल 0 से बड़ा होगा, इसके पहले जितने हैं उनका E0 ऑफ द सेल 0 से छोटा होगा। यानी कि ये सब नेगेटिव हैं, ये सब पॉजिटिव हैं, और E0 ऑफ द सेल ऑफ हाइड्रोजन आ गया आपका 0। फिर से देखना, इधर बताओ भैया, निकल और कॉपर को रखूं, बताओ किसका SRP ज़्यादा है किसका कम? जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं SRP बढ़ता चला जा रहा है। लिथियम और
पोटेशियम में किसकी एसआरपी ज़्यादा है? पोटेशियम की। और पोटेशियम और कैल्शियम में किसकी एसआरपी ज़्यादा है? कैल्शियम की। मैग्नीशियम और जिंक में जिंक की। जिंक और एजी में एजी की। तो जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसका नेचर कौन सा होगा? रिड्यूस होने का। और जिसका एसआरपी कम होगा उसका नेचर कौन होगा? ऑक्सीडाइज होने का। तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास दो एलिमेंट है, निकल है और कॉपर है, इन दोनों को एक साथ रखकर मैं बैटरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ निकल को मुझे कहाँ रखना चाहिए, एनोड या कैथोड? एनोड पे। और कॉपर को कहाँ रखना चाहिए? कैथोड पे। लेकिन अगर मैं कॉपर और एजी को लगाकर एक बैटरी बनाऊंगा तो मुझे कॉपर को कहाँ रखना पड़ेगा? एनोड पे। और एजी को कहाँ रखना होगा? कैथोड पे। ये बात कैसे पता चल गई? एसआरपी देख के। अगर एसआरपी ज़्यादा है तो वो कैथोड पे रहेगा, अगर एसआरपी कम है तो वो एनोड पे रहेगा। अगर किसी का एसआरपी ज़्यादा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? रिड्यूस होगा। और एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी का एसआरपी कम है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और उस कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? इसको याद कर लीजिए, एक बार रट डालिए अपने दिमाग में, ताकि आपको पता रहे कि आगे चलने पर कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। अब ज़रा देखना ध्यान से, एक प्यारा सा सवाल। मैं अगर आपसे कहूँ कि जिंक के कटोरे में कॉपर सल्फेट रख रहा हूँ, जिंक का कटोरा यानी कि जिंक सॉलिड है या लिक्विड? सॉलिड। तो आपने कहा सर जिंक का कटोरा है? हाँ है। तो जिंक के कटोरे हमने कॉपर सल्फेट रखना है, यानी कॉपर सल्फेट क्या होगा? एक्वस होगा ना? ओके। अब इससे बताओ क्या ZnSO4 बनेगा बेटा और Cu निकलेगा या नहीं? इस बात को पता करना है। बताओ जिंक यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कॉपर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो आपने कहा सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हमारी एसआरपी वाली जो सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या इस बात की इजाज़त देती है या नहीं? अब इसके लिए हमें पता करना होगा जिंक कहाँ है और कॉपर कहाँ है। बताओ जिंक कहाँ है? यहाँ पे कहीं दिख रहा है। कॉपर कहाँ है? यहाँ पे कहीं दिख रहा है। बताओ एसआरपी किसकी ज़्यादा है? कॉपर की एसआरपी ज़्यादा है तो कॉपर रिड्यूस होगा या नहीं? हाँ। और जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। आप लिखेंगे SRP ऑफ Cu इज ग्रेटर देन SRP ऑफ जिंक, हेंस जिंक विल ऑक्सीडाइज एंड कॉपर विल रिड्यूस। और अगर कॉपर रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीटली होगा। और जब उन दो चीज़ों को, ऐसे दो चीज़ों को आपने साथ में रखा है जिससे रिएक्शन होगा, क्या उन दो चीज़ों को साथ में रख सकते हैं? नहीं। जैसे दूध को नींबू के रस के साथ नहीं मिला के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दूध खराब हो जाएगा। लेकिन उसी दूध को चीनी डाल करके रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दूध खराब नहीं होगा और रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे दो चीज़ों को आप एक साथ रख सकते हो जिनमें रिएक्शन ना होता हो। ऐसे दो चीज़ों को एक साथ कभी नहीं रख सकते जिसमें रिएक्शन होता हो। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को उल्टा बोलता, देखो पहला सवाल है कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट? नो। वाई? बिकॉज द SRP ऑफ जिंक इज लेस देन SRP ऑफ कॉपर, हेंस जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। और इस वजह से हम इसको एक साथ नहीं रख सकते। लेकिन कैन वी स्टोर ZnSO4 इन कॉपर पॉट? यस और नो? क्यों? क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा। देयर आर नो केमिकल रिएक्शन अकर, हेंस वी कैन स्टोर इट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुड। अब एक बात बताओ फिर से, आप मुझे ऐसे चार एलिमेंट का नाम बताइए, ऐसे चार एलिमेंट के नाम बताइए जो कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता हो। बताओ, कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करने वाले क्या इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट होंगे? जिंक अगर इसको डिस्प्लेस कर सकता है तो निकल भी डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन भी डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन दो हैं, एक यहाँ एक यहाँ। बताओ यहाँ कौन सा वाला? +2 और यहाँ कौन सा वाला? तो ये सब इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। सोडियम भी, कैल्शियम भी, स्ट्रोंशियम भी, सब इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोगों ने जो टोटल देखा, सबसे पहले हमने गैल्वेनिक सेल बनाया,
हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखा, हाफ रिएक्शन लिखना सीखा, फिर गैल्वेनिक सेल बनाया, गैल्वेनिक सेल के अंदर हो रहे सारे प्रोसेसेस को देखा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखा, इन आउट ऑफ द सेल देखा, इन आउट ऑफ द इलेक्ट्रोड देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, उनको कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सीखा। फिर हमने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा, और फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखे। याद रखिए नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने इसको लिखाने का तरीका रेडॉक्स रिएक्शन में बता दिया था, ओके। या अगर आप में से किसी को याद ना हो तो आप किसी से कॉपी लेकर लिख लेना, अदरवाइज इस आप लोगों से पहले वाला जो बैच गया था यानी कि 2023 बैच के, उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का अलग से 10 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने पूरा ट्रिक लिखा है। अगर आपको याद ना हो तो आप वहाँ से देख लेना। एनीवे, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।